हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। अब वो नोटिफिकेशन कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको इस बेल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में एक बेल आइकॉन बन जाता है, तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत जीके और जीएस एमसीक्यूज ऑल सब्जेक्ट्स ऑल टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है। इसका एक सीरीज चालू किया है जिसके अंतर्गत हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। तो ये चौथा पार्ट है आप लोगों के सामने। तो इन सभी वीडियोस को आपको देखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा रखा गया है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में कुछ आए हुए क्वेश्चंस और जो आने की संभावना है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे वो आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, चाहे एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। मेनली जो है फोकस्ड है ये पीएससी से रिलेटेड, लेकिन बाकी आजकल का जो एग्जाम का लेवल पैटर्न चल रहा है वो हायर एग्जाम के हिसाब से ही दे रहे हैं। तो हर एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। यानी कि एक्स किरणों की बात की जा रही है तो ये कैसी है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय या प्रत्यास्थ। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका विद्युत, ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आंसर देख सकते हैं आपका यहाँ पर आंसर हो गया थर्ड वाला। विद्युत चुंबकीय विकिरण शून्य यानी कि स्पेस एवं अन्य माध्यमों से स्वयं प्रसारित तरंग होती हैं। दृष्टि प्रकाश, ठीक है, दृष्टि प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंगे आदि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो यहाँ पर इसलिए उसने एक्स किरणों के बारे में पूछा था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर भी जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अल्फा, बीटा और गामा की वेदन शक्तियां या वेदन क्षमता अपने अवरोही क्रम में किस प्रकार होंगी। अवरोही क्रम यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा मैंने बताया, देखिए अल्फा है, बीटा है और गामा है। सबसे ज्यादा होता है आपका भेदन क्षमता गामा का, यानी कि फर्स्ट रैंक पे, फिर होगा आपका बीटा यानी ये सेकेंड, और फिर होगा अल्फा आपका थर्ड रैंक। तो देखिए गामा बीटा अल्फा के फॉर्म में कौन सा, अल्फा बीटा गामा, ये तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, तो ये गलत हो गया। बीटा और ये भी गलत हो गया आपका। गामा बीटा अल्फा, यस, सेकंड वाला आपका एकदम सही है आंसर। तो इसके आंसर की बात करें तो सेकंड वाला एकदम सही आंसर है। देखते हैं इसकी डिटेल। डिटेल ये बोल रहा है कि रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित विकिरण में अल्फा बीटा विकिरणों की भेदन क्षमता अल्पयत होती है। अल्फा जो किरणें होती हैं उसकी भेदन क्षमता न्यूनतम, बीटा किरणों की मध्यम तथा गामा किरणों की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता इतनी अधिक होती है कि 30 सेंटीमीटर, देखिए 3 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी भेद सकती है। तो इस तरीके से जो है गामा किरणें जो है इस टाइप से वर्क करती हैं। बहुत ही इनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है। लगभग स्पीड की अगर हम बात करें तो लाइट जो होती है हमारी, यानी कि प्रकाश, ठीक है, कि वेग के लगभग समान होती है, लगभग उसके समान ही होती है। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको याद रखना है रिलेट कर करके। गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र किससे बनते हैं। तो गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो गुणसूत्र ऑप्शन है हमारे पास डीएनए, प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन दोनों से या आरएनए से। तो गुणसूत्र जो बनते हैं वो बनते हैं आपके डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वाला एकदम सही जाएगा। यहाँ पर देखा हमने, थर्ड जो है एकदम सही है। डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो डिटेल्स है जो गुणसूत्र है या क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं, सभी वनस्पतियों एवं प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि अनुवांशिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करते हैं। अनुवांशिक गुणों को निर्धारित करेंगे और उसको संचारित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उसको स्थानांतरण करते हैं। गुणसूत्र की संरचना में 2 पदार्थ विशेषतः सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। बात करें
तो यहाँ पर डीएनए जो इसका फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है, ठीक है, डीएनए का जो फुल फॉर्म है उसी में जो उसके तत्व हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम पढ़ें तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो कि इसमें मेनली रहता है, और या फिर जिसको हम जो है इसको एसिड के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होगा, हिस्टोन की बात करें, हिस्टोन नामक एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए गुणसूत्र में क्या होता है, तो मेनली होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डीओ, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन नामक एक प्रोटीन होता है। तो ये दोनों से मिलकर गुणसूत्र बनते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुणसूत्र क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन नामक प्रोटीन से मिलकर हमारा जो है गुणसूत्र बना हुआ है, और यह हमारे जो अनुवांशिक गुण होते हैं उनको आदान और प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है, उसके मतलब निर्धारण और संचारण करने का काम करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल, जो कि एमपी से रिलेटेड है। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? तो प्रमुख प्रदूषक की बात करें तो वह था मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये 2 दिसंबर के दिन जो हुआ था। तो इसके डिटेल्स में देखते हैं। तो डिटेल देखते हैं, देखिए भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर 1984 को आधी रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से न सिर्फ फैक्ट्री के आसपास की आबादी को चपेट में लिया था, बल्कि हवा के झोंकों के साथ साथ दूर दूर तक निवास करने वाले आबादी तक अपना कहर फैलाया था। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। कब हुई थी? जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 दिसंबर 1984 की ये घटना है। तो ये जो है आज भी इसको लोग याद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक रात थी वो वाली। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डेल्टोनिज्म, ठीक है, डेल्टोनिज्म या फिर प्रोटेनोपिया, क्या? प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णधाता है। मतलब अगर हम बात करें वर्ण, ठीक है, अंधता, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसमें हमको कलर दिखाई नहीं देता। तो उसमें कौन सा रंग दिखाई देता है? इस टाइप के में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? तो ये जो है इसमें आपको लाल रंग दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा? लाल रंग दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था उसकी डिटेल देखते हैं। दुरंगा रंग दृष्टि, ठीक है, वाले लोगों में रंग की पहचान करने वाले सिर्फ 2 ही कोण होते हैं। उसमें किसी एक रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। तो प्रोटेनोपिया से ग्रस्त लोग लाल रंग को नहीं देख पाते हैं। ड्यूटीरेनोपिया और ट्राइटेनोपिया से ग्रस्त लोग क्रमशः हरा और नीला रंग नहीं देख पाते हैं। तो मेनली जो है इसमें आरजीबी कलर ही है जिनको वो नहीं देख पाते हैं, बीमारी होती है। तो मेनली अगर हम बात करें रेलवे के एग्जाम की, आरआरबी रेलवे की बात करेंगे, तो रेलवे में इसीलिए जो है इन चीज़ों का चेकअप होता है, क्योंकि रेलवे में जो है आपको रेड, ग्रीन और इन्हीं लाइटों पे आपको वर्क करना पड़ता है अगर आप फील्ड वर्क में हो, तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा उसमें ध्यान रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास देश और राजधानी, जिसको आपको मिलाना है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, मतलब पहला है अर्जेंटीना, कोलंबिया, मिस्र और जिम्बाब्वे, इनकी बताना है। तो देखिए अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी होती है। मिस्र की बात करें, ठीक है, तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए आंसर इसका चौथा, पहले का है तीसरा, ए का हो गया तीसरा, नहीं, अर्जेंटीना का हो गया ब्यूनस आयर्स। और कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया यानी कि बी का हो गया पहला, तो कोलंबिया का है बोगोटो। और मिस्र की बात करें तो मिस्र का है आपका चौथे नंबर का। और जिम्बाब्वे की बात करें तो हरारे इसकी राजधानी है। डिटेल देखते हैं तो मिस्र की देखिए, जैसा कि मैंने बताया काहिरा है मिस्र की राजधानी, तो यहाँ तो ये आपका काहिरा, और जिम्बाब्वे की हरारे है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और कोलंबिया की बोगोटा राजधानी हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत, ठीक है, भारत की बात करें तो भारत के दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो दक्षिणतम बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल, ये इंदिरा पॉइंट है।
और वो इंदिरा कॉल है। डिटेल की बात करते हैं तो भारतीय क्षेत्र में सुदूर दक्षिण भाग के ग्रेट निकोबार में, कहां पर, ग्रेट निकोबार, ये आपको याद रखना है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो सबसे दूरस्थ स्थल है भारतीय मुख्य, ठीक है, भारतीय मुख्य भूमि का सुदूर दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC की बात की जा रही है, ज्यादातर कहाँ से इस्तेमाल होते हैं, माइक्रो ओवन में, धुलाई मशीनों में, सौंद हीटरों में या रेफ्रिजरेटरों में। तो इसका आंसर है रेफ्रिजरेटर। इसमें जो है मेनली हम फ्रियोन, ठीक है, फ्रियोन यानी कि फ्रियोन गैस का यूज करते हैं, फ्रियोन यानी कि F12, फ्रियोन 12 का मेनली ज्यादा यूज होता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है हमारे ओजोन परत के लिए, जो कि CFC गैस जो है उसका निकलता है, जिसके कारण से ये चीजें होती हैं। तो रेफ्रिजरेटरों में, और जैसे डीओ हो गया, डीओ में भी ये गैस पाई जाती है, आंसर इसका रेफ्रिजरेटरों में। तो देखिए इसकी डिटेल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एरोसोल अनुप्रयोग में और विलायक के तौर पर व्यापक रूप में इसका जो है उपयोग होता है। तो ये हमारे जो है ओजोन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। निम्न में बात करें, निम्न में किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है। यानी कि अगर बात करें, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है जो यूरोपीय संघ का देश तो है लेकिन उसकी खुद की मुद्रा है, उसने यूरो को नहीं अपनाया। तो यूरो को जो नहीं अपना, स्वीडन की खुद की मुद्रा है। तो अगर हम बात करें डिटेल में तो देखिए यूरोपीय संघ ने 27 में से 16 सदस्यों की आधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन कहा जाता है। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लम्जबर्ग, ठीक है। उसके बाद बात करें माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और स्पेन शामिल है। स्वीडिश मतदाताओं ने 2003 में आयोजित एक जनमत संग्रह में यूरो को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने से इनकार कर दिया था। किसने, स्वीडिश के लोगों ने। बात करें हम अगले क्वेश्चन की कि तो निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो देखिए गलती होती है जब भी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो जिनेवा में नहीं पढ़ते हैं, जिनेवा में है लगा देते हैं आंसर। तो क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा कि पूछ रहा है यहाँ पर जिनेवा में नहीं की बात की जा रही है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा है विश्व व्यापार संगठन। तो देखिए विश्व मौसम विज्ञान भी जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आपका जिनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन भी, WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर है, WHO भी यहीं पर होगा आपका, स्वास्थ्य संगठन की बात की जा रही है, और विश्व मौसम भी आपका यहीं पे है। बात करें खाद्य एवं कृषि की तो ये नहीं है, ये इसका जो है आपका रोम में है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका रोम में है। तो आंसर हो जाएगा ए। इसकी बात करें जो AF की बात करें, FAO की बात करें, फूड वाले की बात की जा रही, खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है, और इसका मुख्यालय को 1951 में वॉशिंगटन से रोम स्थानांतरित किया गया था। यानी कि पहले अगर बात करें 1950 में ये था आपका वॉशिंगटन में, और इसको फिर वहां से हटाकर खाद्य एवं कृषि संगठन को कहाँ पर लाया गया, रोम इटली में इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। उत्पादन के घटक की जो देखिए क्या बोला जा रहा है कि उत्पादन के घटक की औसत लागत क्या होती है। तो उत्पादन के घटक की औसत लागत की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है जो वह अपने वर्तमान उपयोग में अर्जित करती है, वह जो लंबी अवधि में अर्जित करती है, वह जो किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है उत्पादन की लागत। तो इसका बात करें तो आंसर है आपका थर्ड वाला, जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है, उसको बोलते हैं उत्पादन के घटक की औसत लागत मूल्य। डिटेल देखते हैं। औसत लागत सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अवधारणाओं में से एक है। किसी वस्तु की औसत लागत उन परिव्यक्त वैकल्पिक पदार्थों का मूल्य है, यानी कि वैकल्पिक पदार्थ है उनका मूल्य है, जिन्हें उस वस्तु के उत्पादन में लगाए गए साधनों द्वारा उत्पादित किया जाता है, उत्पादन उनका किया जाता है या किया जा सकता है,
अगले श्रेष्ठ विकल्प की लागत है, उसे त्यागा गया है। तो इस तरीके से जो है ये अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में इसको ऐसा बोला गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंध प्रांत में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। और क्योंकि ये देखिए हड़प्पा सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। गुजरात की बात करें तो ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा? लोथल, गुजरात में आपको लोथल मिलेगा जो कि एक बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सिंध प्रांत से रिलेटेड है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित नहीं है? संस्कृत है, सिंधी है, नेपाली भी है और अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी भाषा को जो है हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं दिया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी भाषाओं का दर्जा दिया गया है। हमारी उसमें 22 भाषाएं हैं। तो देखिए असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। ये पूरे 22 भाषाएं हैं। लेकिन जब शुरू में बात की जाए आई थिंक 1967 की, तो उस समय 14 भाषाएं थी। अभी फिलहाल में 2003 की बात करें, जो 92वां आपका संविधान संशोधन था, उसके तहत इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हमने कोड किया है डीबीएमएस से। डीबीएमएस से इसको कोड किया। डी से हो गया आपका कौन सा? डोंगरी। डी से है आपका डोंगरी, बी से हो गया बोडो, यहाँ लिख देता हूं मैं। डी से हो गया डोंगरी, बी से हो गया आपका बोडो, एम से हो गया मैथिली, ठीक है, और एस से हो गया संथाली। तो इन भाषाओं को 92वां संशोधन कब का? आपका 2003 का, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसके पहले जो है नमक, 3 लैंग्वेज को और जोड़ा गया था इसके पहले। 71वां संविधान संशोधन, कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। ना से आपका नेपाली हो गया, ठीक है, माँ से हो गया मणिपुरी और का से हो गया कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर याद करना है। तो जो मैंने ट्रिक बताई है डीबीएमएस और नमक, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला की बात करें तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को कहां से ग्रहण किया गया है? तो यानी कि सरकार की संसद, यानी कि हमारे भारत की संसद की बात की जा रही है। तो इस प्रणाली को हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। अमेरिका से हमने देखिए राष्ट्रपति का पद लिया है, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया वगैरह ली है, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाना है, इन सब चीजों के बारे में हमने अमेरिका से लिया है। रूस से हमने कर्तव्य लिए हैं और इन सब चीजों के बारे में हमने अपने जो, देखिए अगर आपको संविधान बहुत अच्छा करना है तो आप इसी चैनल पे, स्कॉलर एलाइट के चैनल पे आप संविधान के वीडियोस देख सकते हैं। डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जा रहा है। वैसा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ ये भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्कॉलर एलाइट पे ही ये क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई जगहों से छांट के इसको इकट्ठा किया गया। कई बुक्स के कलेक्शन है और कुछ क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा बनाए गए हैं। चलिए बात करें, भारतीय संविधान के संस्थापकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। इस व्यवस्था को अपनाए जाने के पीछे कई कारण थे। एक तो वे ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में भली भांति परिचित थे, दूसरा वे विधीय और जो कार्यकारी में टकराव नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से चीजें मेनली जो है हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासन था। तो जो लोग पहले से काम कर रहे थे तो उनको पता था कि कैसे शासन चलाया जाता है, तो इसलिए उसने वहां की संसद प्रणाली को अपना लिया। तो ब्रिटिश की संसद प्रणाली में क्या है, वहां की संसद प्रणाली ऐसी है कि राष्ट्रपति वहां भी होता है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ है। तो राष्ट्रपति का जो बात करें तो वो नाम मात्र का होता है, ठीक है, नाम मात्र का है। वो ओनली आपका जो है साइन, सिग्नेचर करेगा, लेकिन पूरा कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री वहां पे संभालेगा, यानी कि पीएम संभालेगा। तो वही चीज हमारे इंडिया में भी की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अतिरिक्त मान किसके बराबर है? ठीक है, अतिरिक्त मान की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है देखिए, निर्गत आगत का अंतर, विनिर्माण लाभ या सकल लाभ या पूंजीगत लाभ। तो अतिरिक्त मान की बात करें तो यह है आपका निर्गत और आगत का अंतर, डिफरेंस बिटवीन निर्गत एंड आगत। तो डिटेल्स देखते हैं इसकी क्या है।
डिटेल ये है कि अर्थशास्त्र में यूनिट लाभ, यूनिट मूल्यह्रास, ठीक है, लागत और यूनिट श्रम लागत की राशि को जोड़कर यूनिट मान मूल्य प्राप्त किया जाता है। किसी संगठन या बिजनेस का अतिरिक्त मान उसके द्वारा उत्पादन में इस्तेमाल किए गए आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके, यानी कि उत्पादन में इस्तेमाल किए गए आउटपुट में से इनपुट को माइनस किया जाता है और इनपुट में उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई मध्यवर्ती आदानों का मूल्य शामिल होता है। तो इस तरीके से जो है अतिरिक्त मान की कैलकुलेशन या गणना की जाती है। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वो थे आपके गुलाम वंश और तुगलक वंश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले वंश थे गुलाम वंश, जो कि आपका 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 320, तुगलक वंश 320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और अफगान की बात करें अफगान लोदी वंश 1451 से 1526 तक। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासन जो है किसका रहा? तो वो हम बोल सकते हैं खिलजी वंश का, 1290 से 320 तक, यानी कि सिर्फ जो है ये 30 सालों तक आप इनको बोल सकते हो कि इन्होंने शासनकाल किया। तो ये इनका पीएससी का ये क्वेश्चन है। पिछले साल शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में, एमपीपीएससी में, कि इनमें से कौन से वंश ने सबसे कम समय तक यहाँ पर शासन किया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज किया गया। क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है कि कौन से हैं जो कि खिलजी शासकों से तत्काल पहले थे। तो खिलजी से पहले देखिए जस्ट पहले कौन था? गुलाम था, और उसके जस्ट बाद कौन था? तुगलक था। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाएगा? तो किसी वस्तु के मान की बात करें तो वह कहलाएगा मूल्य, ठीक है। मुद्रा एक महत्वपूर्ण कार्य विनिमय है। मुद्रा का कार्य सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापना है। मुद्रा लेखे की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में मूल्य का मापदंड करती है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य का मापदंड एवं प्रमाणिक मापक है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य आंकने के पश्चात मुद्रा विभिन्न वस्तुओं की सेवाओं के बीच ऐसा अनुपात निर्धारित करता है जिसके आधार पर वस्तु तथा सेवाओं में परस्पर विनिमय संभव हो सके। तो वही है विनिमय प्रणाली है। पहले हम क्या मूल्य करते थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहां पे भी विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। उसमें क्या होता था कि आपने किसी को 1 किलो चावल दिया तो आपने उससे 1 किलो गेहूं ले लिया। इस तरह से आदान प्रदान होता था। लेकिन आज के जमाने में संभव नहीं है। आज हमारे सरकार ने मुद्राएं चलाई हैं, तो हम वही करते हैं, हम उसको वो मुद्रा देते हैं, वो हमको उसके बदले सामान दे देता है। तो एक तरीके से ये विनिमय प्रणाली चल रही है और सही भी है एक तरीके से। जिस चीज का जितना मूल्य है उस हिसाब से आप इसको खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो मिनी संविधान के रूप में हम 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, हम उसको जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसी कारण से इस संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है या फिर इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। किस संविधान के नाम से? मिनी संविधान या फिर इंदिरा। तो देखिए मिनी संविधान सब बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि इसको जो है इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आने वाले समय में मिनी संविधान ना पूछ के आप लोगों से इंदिरा संविधान ही पूछा जाएगा। तो इंदिरा संविधान किसको बोला जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता भी था? यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास जॉन एफ कैनेडी, जेराल्ड आर फॉन्ड, रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रीगन। तो इनमें से कौन है जो अभिनेता रह चुके हैं? तो उनका आंसर है रोनाल्ड रीगन। तो देखिए रोनाल्ड रीगन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद संभालने से पूर्व वह कैलिफोर्निया राज्य के 33वें गवर्नर और रेडियो, फिल्म एवं फिल्म अभिनेता भी थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि एक गवर्नर भी थे और फिल्म अभिनेता भी थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साबुनीकरण की बात की जाए तो इस प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है? तो यह होता है आपका मिथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होता है?
मिथाइल अल्कोहल होता है। यहाँ पर देखते हैं डिटेल में क्या बोला जा रहा है कि साबुनीकरण की क्रिया में वानस्पतिक तेल तथा वसा एवं कास्टिक सोडा का कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है या होता है। एस्टर साबुनीकरण विधि में तेल, वसा और मिथाइल अल्कोहल की एक एस्टर विनिमय प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा फैटी एसिड के मिथाइल एस्टर प्राप्त किए जाते हैं। विशिष्ट उपकरण की सहायता से मिथाइल अल्कोहल को अलग किया जाता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को वहां पर अलग कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल मृदा, रेड सॉइल की बात की जा रही है। उसमें लाल रंग कहाँ से आता है, किसके कारण होता है? नाइट्रोजन नहीं, ह्यूमस नहीं, तांबा नहीं, लोहा। ठीक है, लोहा के कारण जो है जो लाल मृदा है वो लाल दिखता है, आयरन। लाल मृदा का रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी में लौह, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। तो इसमें क्या क्या होता है? अच्छा, लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, H1, ठीक है, H2 और H3, और जिनके नाम है तो H3 वाले का ही नाम है आपका ट्राइटियम। तो देखिए, ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इस आइसोटोप का नाम ग्रीक शब्द ट्राइट्रोस पर रखा गया जिसका अर्थ है तीसरा होता है। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? लाइकेन, ठीक है, तो एक एल्गी तथा एक फंगस, एक एल्गी तथा एक ब्रायोफाइटा। एक देखिए, ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट हमने पढ़ा था वीडियोस में कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो उभयनिष्ठ होते हैं, जल में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरियम तथा एक फंगस, एक बैक्टीरियम तथा एक जिम्नोस्पर्म। तो यहां पर सांकेतिक लाइकेन की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, एक एल्गी तथा एक फंगस। डिटेल देखिए, लाइकेन की बात की जा रही है। लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। वास्तव में लाइकेन 2 पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना होता है। एक द्वैत पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है। तो देखिए, लाइकेन को बोला जाता है कि शैवाल और कवक। ठीक है, कवक के बीच का एक मतलब ये भाग बोल सकते हो कि ना ही वो शैवाल है ना ही वो कवक है, उनके बीच का हिस्सा है जिसको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। कि इन दोनों में इतने निकटतम सहचर होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। तो वही चीज है, इन्हीं का भाग है, लेकिन ना ही वो शैवाल है ना ही कवक है, वैसा ही प्रतीत होता है। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी या उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक है आत्माराम पांडुरंगा। कौन? आत्माराम पांडुरंग। तो आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा चंद्रावकर द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में 31 मार्च 1867, ठीक है, 1867 यानी कि 1867 को है। इसका उद्देश्य प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर पूजा करना था। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये चीजें यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर हमने फिर से ये 25 क्वेश्चंस किए। तो हर वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मिले। ऐसे सारे वीडियो आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पर आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहाँ पे भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे। इंस्टाग्राम को भी लाइक कर लीजिए और वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, हमारी चीज़ों को देख सकते हैं, पीडीएफ वगैरह खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एमपीपीएससी स्पेशल जो है वीडियोस आप लोग देखिए, और जो पीडीएफ मैंने एमपी की जारी की है उसको भी आप लोग खरीदिए। चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।